1930 के दशक में ही नेहरू और इन नेताओं के बीच मतभेद गहराने लगे थे, दिखने लगे थे। ये बात जब नेहरू सुनते हैं तो उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। संसद के अधिकांश सांसद भी राष्ट्रपति से सहमत थे। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। ये नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नेहरू को डर था कि राष्ट्रपति कहीं आरएसएस और जनसंघ से मिलकर उनकी सत्ता कोई चुनौती ना दे दें। इंदिरा गांधी को भी यही डर था कि संघ उन्हें विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता से हटा देगा। राहुल गांधी की जो लगातार संघ और भाजपा को अपनी हार का कारण बताते हैं, कि भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे उनका पता चलता है कि उनका डर जो है वो उसमें छिपा हुआ। संघ 100 साल पूरे कर चुका। इतने प्रतिबंधों, दमन और अपमान के बाद भी यह संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। डर था कि संघ और भाजपा उनके एजेंडे को नाकाम कर देंगे। और राहुल गांधी को भी यही डर है कि उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है, जो सपना है, उसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो संघ और भाजपा ही है। तो अब से कुछ दिन पहले 15 अगस्त था और 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधन किया लाल किले से। और जब उन्होंने लाल किले से राष्ट्र को संबोधन किया तो उन्होंने आरएसएस का जिक्र भी अपने भाषण में किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। अब बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया आरएसएस का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्यों किया है। अब इसका कारण क्या है? क्या समस्या आरएसएस से है, हिंदूवादी विचारधारा से है? क्या यह समस्या आज की है या बहुत पुरानी है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेहरू परिवार और हिंदूवादी विचारधारा के बीच उस लंबे टकराव की जो आजादी से पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार और एक संगठन की नहीं, बल्कि भारत की राजनीति, उसके इतिहास, उसके भविष्य की भी कहानी है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि नेहरू को सिर्फ आरएसएस से ही नहीं, बल्कि उन सभी नेताओं से दिक्कत थी जिन्हें वो पुनरुत्थानवादी या हिंदू रिवाइलिस्ट मानते थे। इसमें प्रमुख नाम आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालाचारी, जेबी कृपलानी और डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी मशहूर किताब फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर 1969 में लिखा है कि 1930 के दशक में ही नेहरू और इन नेताओं के बीच मतभेद गहराने लगे थे, दिखने लगे थे। कारण था नेहरू का समाजवादी दृष्टिकोण और इन नेताओं का सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। अब इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो पंडित नेहरू थे उनके बीच की, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोनों के बीच में क्यों विवाद हुआ और क्या क्या कारण थे, एक के बाद एक घटनाओं का क्या कारण रहा, कैसी कड़ियां बनी जिसकी वजह से विवाद गहराता गया और ये आज तक क्यों ऐसी चीजें चल रही हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली घटना होती है वो होती है सोमनाथ मंदिर। हमें पता है कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किस तरह से हुआ और 1951 में सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किया गया। 1951 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए तो नेहरू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया कि राष्ट्रपति का भाषण प्रेस में जारी ना किया जाए। अब सोचिए, आजाद भारत में देश के राष्ट्रपति का भाषण जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और ये उस समय का सेक्युलरिज्म था और ये कौन करवा रहा था? खुद देश का प्रधानमंत्री। अब ये बात जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चलती है तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है और वो इसका जवाब देते हैं। तब उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों के प्रतिरोध का प्रतीक है और एक आस्थावान हिंदू के नाते मैं इससे अलग नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद और घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में संसद में खड़े होकर लोग बोलते हैं कि उन्हें बोलना नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उस जमाने में नेहरू ने इस देश के राष्ट्रपति का जो भाषण था वो इस देश की जनता को नहीं पहुंचने दिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे की घटनाओं का जिक्र करते हैं। इसमें और कड़ियां जुड़ती हैं जिससे विवाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ती है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 प्रश्न उठाते हैं और इससे टकराव और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो 3 संवैधानिक प्रश्न उठाए वो कुछ इस प्रकार थे कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को रोक सकता है या नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है या नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो नए चुनाव का आदेश दे सकता है या नहीं।
अब नेहरू को जब ये पता चलता है तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और अटॉर्नी जनरल जो थे उस समय में एनसी सीतलवाड़ उनको बुलाते हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि संविधान में लिखित भाषा में क्या लिखा है इसके बारे में। नेहरू को बताते हैं अटॉर्नी जनरल कि इसमें संविधान में सीधा सीधा कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कोई राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं रखते राष्ट्रपति, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसके तहत वो मंत्रिमंडल को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं। अब ये बात जब नेहरू सुनते हैं तो उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि वो कौन से पावर्स थी जिनका जिक्र किया गया था। अब एक और कड़ी जुड़ती है हिंदू कोड। 1951-52 में हिंदू कोड बिल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में मतभेद खुलकर सामने आते हैं। नेहरू चाहते थे कि हिंदू कोड बिल को तुरंत लाया जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि पहले आम चुनाव हो जाए, जनादेश लिया जाए, उसके बाद इस बड़े मुद्दे को लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था। संसद के अधिकांश सांसद भी राष्ट्रपति से सहमत थे। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा और हिंदू कोड बिल चुनाव के बाद आया। अब घटनाएं आगे बढ़ती हैं और कुछ विवाद होते हैं, कड़ियां और जुड़ती हैं। तो उसी में जो अगली कड़ी थी वो थी 56-57 का राष्ट्रपति चुनाव। अब उस समय 56-57 में राष्ट्रपति चुनाव होना था, देश इसके लिए तैयारी कर रहा था। तो नेहरू चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरा कार्यकाल ना मिले। उन्होंने दक्षिण भारत से राष्ट्रपति चुनने का प्रस्ताव रखा और डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी के जो दूसरे नेता थे, जैसे कि मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दबाव इतना ज्यादा था, अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरा कार्यकाल मिला। दुर्गादास अपनी पॉलिटिकल डायरी में लिखते हैं कि यह नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नेहरू को डर था कि राष्ट्रपति कहीं आरएसएस और जनसंघ से मिलकर उनकी सत्ता कोई चुनौती ना दे दें। अब ये जो डर था कि कहीं आरएसएस नेहरू की सत्ता को बदल ना दे, कांग्रेस की सत्ता को बदल ना दे, ये डर केवल नेहरू तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके बाद जो लोग आते हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो या उनके बाद जो लोग आते हैं, उन सब पे ये डर रहता है। और यही वजह है कि आरएसएस पे समय समय पे प्रतिबंध भी लगता है। 1948 में जब गांधी जी की हत्या होती है तब प्रतिबंध लगा, 1975 में इमरजेंसी के दौरान, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है तो उस समय भी आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन हर बार संघ मजबूत होकर बाहर निकलता है। अब एक घटना और होती है जो इंदिरा गांधी के समय में है। इंदिरा गांधी ने 1977 में विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जनसंघ को बाहर रखने की शर्त पर आरएसएस से प्रतिबंध हटाने का सौदा पेश किया था, जिसको संघ मना कर देता है और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा रहता है, और जब भी प्रतिबंध हटता है तो इमरजेंसी हटती है। सोनिया गांधी के दौर में भी एंटी कम्युनल जो एक बिल है वो लाने की कोशिश की थी, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे के लिए केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होंगे और सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जा सकती है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया। अब बात करते हैं आज के कांग्रेस की और कांग्रेस के नेतृत्व की, राहुल गांधी की, जो लगातार संघ और भाजपा को अपनी हार का कारण बताते हैं। अब वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे उनका पता चलता है कि उनका डर जो है वो उसमें छिपा हुआ है। आज संघ 100 साल पूरे कर चुका। इतने प्रतिबंधों, दमन और अपमान के बाद भी यह संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। नेहरू को डर था कि संघ उनकी सत्ता छीन लेगा। इंदिरा गांधी को भी यही डर था कि संघ उन्हें विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता से हटा देगा। सोनिया गांधी को भी यही डर था कि संघ और भाजपा उनके एजेंडे को नाकाम कर देंगे। और राहुल गांधी को भी यही डर है कि उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है, जो सपना है, उसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो संघ और भाजपा ही है। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी कोशिश इस संगठन को रोकने की हुई है, उतना ही ये मजबूत होकर आगे बढ़ा है। यही कारण है कि आज संघ और भाजपा भारतीय राजनीति की मुख्य धारा बन चुके हैं। यही संघ का महत्व है भारतीय राजनीति में, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले से अपने भाषण में संघ को भी धन्यवाद दिया और संघ का जिक्र किया था। तो दोस्तों, यह थी नेहरू परिवार और संघ के बीच उस डर और टकराव की पूरी कहानी। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।